एक ऐसा राजनेता जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा पैरोकार हुआ करता था। इतना कि सरकार के बचाव में किसी भी हद तक चला जाए। जिस सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेने में सारे डरते हैं, वो उसी की फजीहत करने लग जाए। लेकिन जब बिगड़ा तो ऐसा कि उपराष्ट्रपति जैसे कुर्सी को भी छोड़कर चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हम बात कर रहे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। कैसे वो उपराष्ट्रपति बने और क्यों झटके में इस्तीफा देकर चलते बने। जगदीप धनखड़ जब 2022 में उपराष्ट्रपति बने तो उन्हें मोदी सरकार के कट्टर समर्थक, एक मुखर और वफादार चतुर राजनेता के तौर पर देखा गया। ऐसा नेता जो विपक्ष के साथ न्यायपालिका को भी आईना दिखा सकता था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनका टकराव रूटीन की तरह से रहा। उन्होंने झगड़ालू शख्स की छवि बंगाल में ही बना ली थी। उपराष्ट्रपति पद पर उनका प्रमोशन इसी जोर आजमाइश का पुरस्कार माना जाता है। वो 3 साल से भी कम समय तक उपराष्ट्रपति रह पाए। उनके अचानक इस्तीफे ने लोगों को चौंका दिया। आधिकारिक तौर पर माना जाए तो ये सेहत से जुड़ी चिंताओं के चलते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। यह एक गहरी बेचैनी संभवतः उनके और उस सरकार के बीच विश्वास के टूटने का संकेत देता है, जिसका उन्होंने हमेशा और खुलकर बचाव किया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जानकार कहते हैं कि पिछले 1 साल में धनखड़ और सरकार के बीच की दूरियां काफी बढ़ गई थी। निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग पर सरकार की हाँ में हाँ मिलाने से इनकार कर दिया। मॉनसून सत्र से कुछ दिन पहले कई मंत्रियों ने धनखड़ से कई बार मुलाकात की और उनसे वर्मा के खिलाफ विपक्ष समर्थित प्रस्ताव पर आगे न बढ़ने का आग्रह किया। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया कि लोकसभा इसे शुरू करेगी। उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के महाभियोग के मामले को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि हम चाहते थे कि वो प्रतीक्षा करे। हम हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव तैयार कर रहे थे। सवाल था कि न्यायिक जवाबदेही एक ऐसी चीज है जिस पर भाजपा जोर देती रही है। विपक्ष इसका श्रेय कैसे ले सकता है? लेकिन ऐसा लगता है कि धनखड़ ने अपना मन बना लिया था। माना जा रहा है कि वे एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के प्रभाव में थे। मसले और भी हैं। धनखड़ राष्ट्रपति के जैसे विशेष अधिकार चाहते थे, बात चाहे लग्जरी कार की हो या फिर विमान की। लेकिन यही वो गच्चा खा गए। उन्हें कामकाज के तरीके तो पता थे, पर वो ये समझने में नाकाम रहे कि इस पद का और उसके पीछे की राजनीतिक ताकत से जुड़ा है। ये सारे कारण तो थे ही, पर घटनाक्रम उस समय तेजी से बदला जब 21 जुलाई की सुबह राज्यसभा में तनाव चरम पर पहुंच गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार से सवाल पूछने के लिए उठे तो धनखड़ ने उन्हें बोलने दिया। जेपी नड्डा कुछ कहना चाहते थे, पर उनकी बात को सिर्फ हाथ के इशारे से बीच में ही रोक दिया। हालात तस्वीर तो साफ बयां कर रहे थे कि धनखड़ सरकार से बागी हो चुके हैं। उसी सरकार से जिसके वो कसीदे पढ़ते थकते नहीं थे, जिसके लिए वो ममता बनर्जी से सिर फुटोबल करते रहे, जिसके लिए वो देश की सबसे बड़ी अदालत से टकरा गए। कहते हैं कि वरिष्ठ मंत्रियों अर्जुन राम मेघवाल, किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा ने सत्र से पहले कम से कम 3 बार धनखड़ से मुलाकात की। हर बार उन्होंने उनसे इंतजार करने, सत्तारूढ़ दल के सांसदों को जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव का हिस्सा बनने देने और आम सहमति के लिए समय देने का आग्रह किया। लेकिन उपराष्ट्रपति गुस्से में थे, वो टस से मस नहीं हुए। 21 जुलाई को उन्होंने विपक्षी नेताओं से मुलाकात के बाद उनके हस्ताक्षर स्वीकार किए। साफ कह दिया कि वो सदन में प्रस्ताव पढ़ेंगे। कहते हैं कि तभी बीजेपी ने धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने का शोर मचाना शुरू कर दिया। इसका मकसद उन पर दबाव बनाना था। वरिष्ठ मंत्रियों से सलाह ली गई, सभी इस बात पर सहमत हुए और कोई विकल्प नहीं था। सबको पता था कि असल में मामला क्या था। उसी शाम
धनखड़ बिना किसी पूर्व सूचना के राष्ट्रपति भवन पहुंचे। कुछ लोगों का मानना है कि यह सरकार के हस्तक्षेप की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उन्हें 30 मिनट से ज्यादा इंतजार कराने के बाद खाली हाथ लौटा दिया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री ने उनके इस्तीफे की पुष्टि करते हुए एक छोटा सा ट्वीट किया और बस। जानकारों का यह भी कहना है कि धनखड़ ने शुरुआत में वही किया जिसकी सरकार ने उनसे उम्मीद की थी। न्यायपालिका पर सवाल उठाया, जनसंख्या नियंत्रण और धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए और एक तटस्थ संवैधानिक व्यक्ति के बजाय एक राजनीतिक सहयोगी की तरह व्यवहार करते दिखे। लेकिन दिसंबर 2024 में विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। ये किसी राज्यसभा सभापति के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव था जिसमें उन पर बार बार उनकी आवाज को दबाने और हस्तक्षेप करने से इनकार करने का आरोप लगाया गया। ये खारिज तो हो गया, पर कहते हैं कि इस घटना ने उन्हें बदल दिया। तभी से उन्होंने विपक्षी नेताओं को तवज्जो देने की शुरुआत कर दी। उनसे निजी तौर पर मिलने लगे। उन बैठकों में वे सरकार की आलोचना करते दिखे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से आमने सामने मिलने के तरीके ने सरकार को और भी नाराज कर दिया। धनखड़ का इस्तीफा मोदी सरकार के सच को दर्शाता है। सरकार शीर्ष संवैधानिक भूमिकाओं में विश्वसनीय व्यक्तियों को तवज्जो देती है, लेकिन तब तक जब तक वो हद में रहे। भाजपा के लिए यह मामला स्थिरता के लिए जोखिम का मामला भी था। पार्टी ने कभी भी बेलगाम लोगों पर लगाम लगाने में संकोच नहीं किया। कितने ही सीएम चलते कर दिए गए, कितने दिग्गजों को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन धनखड़ ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिसे डांटा जा सके। वो एक शातिर वकील, एक अनुभवी राजनेता थे जिनके सभी दलों में मित्र थे। बीजेपी उनकी लगाम नहीं खींच सकती थी। धनखड़ अपनी जगह सही तो हो सकते हैं, लेकिन ये मोदी सरकार है। वो भूल गए कि यहाँ लालकृष्ण आडवाणी सरीखे नेता भी मोदी के सामने हाथ जोड़ते दिखे हैं। उनको बीजेपी के साथ तालमेल बिठाना था, नहीं तो बाहर का रास्ता तय था। वो तालमेल नहीं बिठा सके। उनके भीतर खुद के लिए एक सम्मान का भाव भी था। यही चीज उनके इस्तीफे की वजह बनी। सरकार जो कह रही थी वो उनको मंजूर नहीं था। जाहिर है फिर बाहर तो जाना ही होगा, और वही हुआ। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की और क्या वजह हो सकती है? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें यंग भारत न्यूज।